गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था और हमने कहा था कि हम एल्कीन के चैप्टर के एंडिंग पे आए हैं, लेकिन यकीन माने अभी हम एंडिंग पे नहीं है। अभी हम लगभग इस लेक्चर को और जब प्रिपेयर करेंगे तब जाके हम ये कह पाएंगे कि अब हम एंडिंग पे हैं। देखो अभी तक हमने एल्कीन पे केवल 4 एडिशन पढ़े हैं। बोलो कौन कौन से? केमिकल प्रॉपर्टीज में 4 एडिशन पढ़े हैं। एक एडिशन उसमें आपने पढ़ा है एडिशन ऑफ HX, दूसरा एडिशन आपने पढ़ा एडिशन ऑफ H2, और तीसरा जो एडिशन था वो आपने पढ़ा एडिशन ऑफ X2, और चौथा एडिशन था एडिशन ऑफ HOX। ठीक है ना? अब जो हम पढ़ने वाले वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का ऑक्सीकरण किस तरह से किया जाता है, तो ऑक्सीडेशन किस तरह से हो सकता है एल्कीन का। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन को जानने से पहले, एल्कीन का ऑक्सीकरण किस तरह से होता है ये जानने से पहले एक बार ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसके बारे में जान लो। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है साहब? आपने ये शुरू से पढ़ा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस फॉर्म में रिमूव होना चाहिए उस बात पे डिपेंड नहीं करता, वो किसी भी फॉर्म में डिपेंड, मतलब किसी भी फॉर्म में आउट हो सकता है, उसको ऑक्सीडेशन ही हम बोलेंगे। तो एक तो होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इसका मतलब ऑक्सीडेशन ही होता है। एक होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एक होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ऑक्सीडेशन का मीनिंग भी यही होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अलग अलग परिस्थितियों में या अलग अलग केसेस में, अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग रोल प्ले करता है ऑक्सीडेशन का, ठीक है ना। तो हम कहेंगे, और मेनली तो यही वाला यूज किया जाता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ठीक है ना। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन क्या है, पहले पढ़ लीजिए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सभी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि एल्कीन का ऑक्सीडेशन किस तरह से होता है। तो उसके लिए मेनली 5 रिएक्शंस मैंने आपके लिए लिखी है। 5 रिएजेंट हो सकते हैं, जिनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे ज्यादा एग्जाम में जो आता है वो है ओजोनोलाइसिस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओजोनोलाइसिस, फिर हम पढ़ेंगे हॉट कॉन्सेंट्रेट की MnO4, एसिडिक मीडियम में हो सकता है या बेसिक मीडियम में हो सकता है, ठीक है ना। और हॉट कॉन्सेंट्रेट की MnO4 के साथ ही एक रिएजेंट और पढ़ेंगे K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, ठीक है ना। ध्यान रखना K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम नहीं आएगा, और जो हॉट कॉन्सेंट्रेट की MnO4 है ये एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है और बेसिक मीडियम में भी हो सकता है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं भाई दोनों। थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 मतलब कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 है और उसमें क्या था, हॉट कॉन्सेंट्रेट KMnO4। तो कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 है और ये एल्कलाइन मीडियम में दिया जाता है, बेसिक मीडियम में दिया जाता है, और इसी रिएजेंट को बोलते हैं कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। इसी को बोला जाता है बेयर्स रिएजेंट, ठीक है ना। एक बार तो एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है क्या कि व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट, तो आपको सीधा बताना था कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 इज बेयर्स रिएजेंट। नंबर 4 पढ़ेंगे ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है ना। और नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे पर एसिड। पर एसिड के साथ में हाइड्रोलाइसिस भी है, लेकिन वो दोनों रिएक्शंस अलग अलग है। अगर पर एसिड लिखा हो तो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और हाइड्रोलाइसिस हो तो हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोडक्ट बनता है। एक्चुअली जो लास्ट की 3 रिएक्शंस है ना, नंबर 3, 4 एंड 5, ये हाइड्रोक्सिलेशन के रिएजेंट है। व्हाट इज हाइड्रोक्सिलेशन? हाइड्रोक्सिलेशन का मीनिंग ये होता है कि डबल बॉन्ड के दोनों कार्बनों पे एक एक OH ऐड करना हाइड्रोक्सिलेशन कहलाता है। तो ये जो तीनों है ना, बेयर्स रिएजेंट, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और पर एसिड फॉलोड बाय H3O+, ये तीनों क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं एल्कीन पे, यानी डबल बॉन्ड को तोड़ के डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक एक OH ग्रुप कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये दोनों से एडिशन करते हैं और लास्ट वाला एंटी एडिशन करता है, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं नंबर 1 और नंबर 2 वाले। अब क्या है, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओजोनोलाइसिस। अब मेरे साथ आप थोड़ा सा फोकस रहेंगे प्लीज। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस। देखो आपको शुरू में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन मेरे साथ आप बने हैं, उम्मीद है हम अच्छे से सीख के निकलेंगे ओजोनोलाइसिस को, ठीक है ना। ओजोनोलाइसिस 2 टाइप की होती है, 2 टाइप का ओजोनोलाइसिस होता है।
एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, और एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो दो तरह का ओजोनोलाइसिस है, एक रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। दोनों के रिएजेंट क्या है साहब? दोनों के रिएजेंट में लिख देता हूं। इसका जो रिएजेंट है वो होता है O3। O3 के साथ में Zn हो सकता है या फिर हो सकता है O3 और डाइमिथाइल सल्फाइड। इट इज रिएजेंट फॉर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ठीक है ना। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का रीजन होता है कि एल्कीन ऑन रिएक्शन विद O3 एंड Zn और O3 एंड डाइमिथाइल सल्फाइड, ठीक है। और जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होता है ना, इसका जो रिएजेंट होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का जो रिएजेंट है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का जो रिएजेंट है वो होता है या तो O3H2, या तो आपको केवल इतना लिख देगा O3 और H2, या आपको इतना लिखेगा कि O3 और H2O, ठीक है। अच्छा, अगर केवल O3 भी लिख दिया है ना तो वो ऑक्सीडेटिव ही मानना है। अगर केवल O3 ही लिख दिया है, आपको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी, केवल O3 है, ना Zn दिया, ना डाइमिथाइल सल्फाइड दिया, ना H2O दिया, ना H2O2 दिया, तो उस केस में अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन के लिए नहीं दिया है कि वो रिडक्टिव है या ऑक्सीडेटिव है, तो उस केस में आप उसको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस रखें और उसके अकॉर्डिंग ही आंसर पुट करें। क्या होता है साहब, एक एग्जांपल समझाता हूं, फिर इसका मैकेनिज्म समझते हैं, ठीक है ना। मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैं डायरेक्ट एक फंडा बताऊंगा, तो वो फंडा भी अगर याद है तो काम हो जाएगा अपना, ठीक है ना। जरा सुनो कि अगर मान लो इस तरह का कोई एल्कीन है, इस तरह का कोई एल्कीन है, ये कोई एल्कीन, इस एल्कीन की रिएक्शन आपको करवाना है O3Zn के साथ में, या फिर O3 डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ। यानी ये कौन सी रिएक्शन है? ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस वाली रिएक्शन। तो इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं एक तो कीटोन टाइप में, और एक बनता है इसमें एल्डिहाइड, ठीक है ना। एक बनता है एल्डिहाइड और एक बनता है कीटोन। तो ये तो कीटोन का प्रोडक्ट, ठीक है, इट इज कीटोन एंड इट इज एल्डिहाइड। तो दो तरह के प्रोडक्ट बने हैं, एक एल्डिहाइड बना है और एक कीटोन बना है। लेकिन अगर इसी एल्कीन की रिएक्शन, अगर O3H2O से होता या O3H2O2 से किया जाता, तो उस केस में ये कीटोन वाला प्रोडक्ट तो सेम ही होता है, कीटोन वाला प्रोडक्ट तो वही होता है, लेकिन जो एल्डिहाइड वाला प्रोडक्ट होता है, सॉरी आई मेड मिस्टेक, ये ऑक्सीजन नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे R ग्रुप है, ठीक है ना, ये यहाँ और R ग्रुप है, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड ही है, डबल बॉन्ड नहीं है, प्लीज करेक्ट इट, आई मेड मिस्टेक। चलो, तो यहाँ पे जो बनता है ना, वो बनता है इस तरह का एक कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड हो देगा OH। तो कीटोन का प्रोडक्ट तो कीटोन में ही रहा है, लेकिन जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट है, ठीक है, मतलब इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो गया, ठीक है ना, ऑक्सीजन बीच में ऐड हो गया। तो ये क्यों ऐसा हुआ कि इसके केस में ऑक्सीजन ऐड हुआ और ये केवल एल्डिहाइड का ही एसिड बना है, कीटोन को तो कीटोन में रखा है, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये दो ही प्रोडक्ट क्यों बने। फिर एक सवाल ये भी आ रहा है कि सर इसमें एल्डिहाइड तो इसमें क्यों नहीं आया, इसमें एसिड क्यों आया, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन जो है वो इंसर्ट क्यों हो गया। तो ये कुछ सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं, तो वो इसकी मैकेनिज्म से क्लियर करते हैं। तो मैकेनिज्म क्या है साहब, मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लास्ट में एक हम चीज याद करेंगे, अगर वो फंडा आपको आ गया तो इस रिएक्शन का काम हो जाएगा। लेकिन एक बार आप देखिए इसका मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म बहुत ट्रिकी है, बहुत ही मतलब सिंपल मैकेनिज्म है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ओजोन होता है ना उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाता है। तो जो ओजोन होता है उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, देखो, ठीक है, और यहाँ पे एक लोन पेयर भी है और एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे ये दो लोन पेयर। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, ये इधर से ब्रेक होता है,
और जैसे इधर ब्रेक होता है तो इस ऑक्सीजन पे, इस बीच वाले ऑक्सीजन पे आप देखें बाबा जी, बीच वाले ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर आ गए, बोलो। एक लोन पेयर पहले से था, एक इस पाई बॉन्ड ने अपना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट किया, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर अवेलेबल नहीं पहले से, लेकिन यहाँ पे एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है तो इस पे एक पॉजिटिव भी आया। तो इस ओजोन के पास में आप देखें कि दो ग्रुप है, एक जो पॉइंट है वो नेगेटिव हिस्सा है और एक जो हिस्सा है वो पॉजिटिव हिस्सा है, यानी ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी कर सकता है और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक भी कर सकता है। तो अब ये जाता है एल्कीन के पास में। तो जो एल्कीन है ये इस तरह कोई एल्कीन है, मैं अभी तो केवल सिंपल मैकेनिज्म के थ्रू आपको बता रहा हूं कि ये जो एल्कीन होता है, ये जो एल्कीन है इसके पास में ये O3 का मॉल जाएगा, और O3 जो जाता है वो इस तरह से कनेक्ट होता है कि एक तरफ वहां पे नेगेटिव होता है और एक तरफ वहां पे पॉजिटिव होता है, तो इस तरह से जाकर के कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, आपको तो मालूम है कि ये सीधा कुछ इस तरह से बॉन्ड को ब्रेक करना है, मैं ऐसे कर दूं, यहाँ पॉजिटिव कर दूं और यहाँ पे नेगेटिव कर दूं। ठीक है, बात यही है, आप उसको वैसे कर लो, लेकिन आपको तो पता है कि ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ बनेगा, नेगेटिव यहाँ बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो फाइनली इसमें जो O3 है वो एल्कीन के साथ में रिएक्ट कर जाएगा, और एल्कीन के साथ में रिएक्ट करने के बाद में एक इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। आप देखिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा, और इन दोनों के साथ में एक ऑक्सीजन इधर जुड़ा। ठीक है, और ये बहुत ही अनस्टेबल सिचुएशन बनी है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल सिचुएशन बना है। क्यों बना है साहब, ये अनस्टेबल क्यों है? उसके पीछे रीजन ये है कि इसमें पैरोक्सिल लिंकेज, आप देखें इसमें ये पैरोक्सिल लिंकेज है, ये वाला भी पैरोक्सिल लिंकेज है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड नहीं आता है, ये ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड आता है उसको पैरोक्सी बॉन्ड बोलता है, पैरोक्सिल लिंकेज बोलते हैं। पैरोक्सी बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो कहीं पे अगर वो बना है तो वो तुरंत ही टूटना चाहिए। ठीक है, और इसको इनिशियल ओजोनाइड भी बोलते हैं, इनिशियल ओजोनाइड भी बोलते हैं, या इसको मोनोनोजाइड भी बोलते हैं, मोनोनोजाइड। ठीक है, ये ओजोनाइड से पहले वाली सिचुएशन है, तो इसको या तो मोनोनोजाइड बोलते हैं या इनिशियल ओजोनाइड बोलते हैं। इट इज वेरी हाईली अनस्टेबल। क्यों ये अनस्टेबल है साहब? इसलिए अनस्टेबल है क्योंकि इसमें पैरोक्सिल लिंकेज है, ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है, और ये हाईली अनस्टेबल सिचुएशन होती है। अब इसमें क्या होता है, फ्रैक्शंस में टूटता है, और फ्रैक्शंस में टूटता है, और किस तरह से टूटता है आप देखें कि यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये जो सिग्मा है ये पाई में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे ये जो सिग्मा है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन को दे देता है इस तरह से। तो फाइनली जो सिचुएशन बनी है वो फ्रैक्शंस में टूट गया है, और टूट करके इस तरह का बना है, आप देखें ये इस तरह का बन गया, और क्या इस कार्बन के पास में एक डबल बॉन्ड O आ चुका है, आप देखें, क्योंकि ये सिग्मा इधर पाई बॉन्ड बना चुका है, तो ये C डबल बॉन्ड O बन चुका है, और ये इधर से बॉन्ड टूट ही चुका है, ये इधर से बॉन्ड टूट चुका है, तो क्या ये फ्री हो गया इधर, ये सिचुएशन बनी, तो ये बन गया RC और ये R, ये तो ऐसी जैसी है RCR, और इस कार्बन के साथ में एक डबल बॉन्ड O बन चुका है, ये बॉन्ड टूट चुका है, ये बॉन्ड टूट चुका है। अब उधर की सिचुएशन देखते हैं, राइट वाले कार्बन की सिचुएशन कैसी है। तो राइट वाले कार्बन को आप देखोगे तो कार्बन पे एक एल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन ग्रुप है। ठीक है ना, तो ये तो ऐसी चीज है, इस कार्बन पे एक एल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन ग्रुप है, ये ऐसी चीज है। और आप देखें कि इसके पास एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है नीचे की तरफ, यहाँ एक ऑक्सीजन है, और इधर भी एक ऑक्सीजन है, और इधर भी एक ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर पहले से अवेलेबल है, तो इसके पास में 2 लोन पेयर तो पहले से अवेलेबल, लेकिन जैसे ये बॉन्ड इधर से टूटा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, तो इस पे एक नेगेटिव भी आ गया। ये नेगेटिव कहां से आया, ये नेगेटिव इधर से आया, ये बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हुए। और देखिए कि इस कार्बन पे पहले इस कार्बन का ऑब्जेक्ट कंप्लीट था, पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, तो इस पे एक वैलेंसी आ गया, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो ये फ्रैक्शंस में टूटता है। ठीक है, और टूटने के बाद ये जो नेगेटिव है ये फिर से यहाँ पे अटैक करता है, और जैसे ही अटैक करता है तो इसका पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो फाइनली अब जो सिचुएशन बनी है वो सिचुएशन कुछ इस तरह की, आप देखें कि ये 2 एल्काइल ग्रुप
ये दो एल्काइल ग्रुप जो एज इट इज। इस कार्बन से एक O माइनस जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एक O माइनस जुड़ गया। O माइनस क्यों बना साहब? क्योंकि ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया था, इसमें नेगेटिव आ गया। और इस कार्बन से इस ऑक्सीजन का एक नया बॉन्ड बन चुका है, तो इस कार्बन से इस ऑक्सीजन का एक नया बॉन्ड बन चुका है। और इस ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। फिर ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। और इस कार्बन पे एक एल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन ग्रुप है, तो इस कार्बन पे एक एल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन ग्रुप है। और आप देखेंगे इस पे एक पॉजिटिव चार्ज भी है, ठीक है। तो ये इस तरह का एक कंपाउंड बना, ठीक है। अब क्या होता है? अब ये होता है कि ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव के साथ में बॉन्ड बना है। ये जो नेगेटिव है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसके वैलेंट p ऑर्बिटल में डोनेट करता है। तो फाइनली हम कहते हैं कि ये जो नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके ये बॉन्ड बनाता है। मैं इसको एक ही उसमें लिख रहा हूं, आप अलग अलग चाहे तो लिख सकते हैं। तो इस ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से जो नया कंपाउंड बना है ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, ठीक है। और ये जो इंटरमीडिएट है ये कंपैरेटिवली स्टेबल है एज कंपेयर्ड टू मोनोनोसाइड, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं ओजोनाइड। इट इज ओजोनाइड एंड ओजोनाइड लिटिल मोर स्टेबल देन कंपैरेटिवली मोनोनोसाइड। व्हाई इट इज मोर स्टेबल देन मोनोनोसाइड? बिकॉज़ इन केस ऑफ ओजोनाइड पेरोक्सी बॉन्ड कितना है साहब? एक ही है, बट यहां पे पेरोक्सी बॉन्ड कितने थे? दो। कंपैरेटिवली थोड़ा स्टेबल है ओजोनाइड और वो इंटरमीडिएट भी है। और यहां पे क्या होता है? अब ये वापस से फ्रैक्शंस में टूटता है। कैसे टूटता है आप देखें कि ये जो ये वाला जो बॉन्ड है ये सिग्मा जो बॉन्ड है ये इधर पाई बॉन्ड में टूटता है, सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड में टूटता है। और फाइनली यहां पे जो कार्बन है ये जो है ये इधर इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है वो इधर की तरफ जाता है, ठीक है। फाइनली आप देखें कि ये फ्रैक्शंस में टूटा और टूटने के बाद अब जो लास्ट स्टेट में बना है वो किस तरह का बना है? इस कार्बन के पास में आप देखें ये जो कार्बन है इसके पास दो एल्काइल ग्रुप अवेलेबल है। क्या इस कार्बन के पास में एक डबल बॉन्ड O बन चुका है? क्या इस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड O बन चुका है? अब हम बात करते हैं राइट वाले कार्बन की। तो राइट वाले कार्बन में आप देखोगे कि इस कार्बन के पास एक R और एक एल्काइल एक हाइड्रोजन ग्रुप है, तो एक R ग्रुप है और एक हाइड्रोजन ग्रुप है। इस कार्बन के पास भी देखोगे तो एक डबल बॉन्ड O बन गया क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया और ये एक नया बॉन्ड बन गया। तो इस कार्बन के पास भी आप देखोगे कि एक डबल बॉन्ड O अवेलेबल है। लेकिन आप देखो कि ये जो कार्बन है इसके साथ डबल बॉन्ड बना लिया, ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड बना लिया, लेकिन इसमें इस ऑक्सीजन का है। देखो इस ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर तो अवेलेबल थे ही पहले से। तो यहां पे इन दोनों के साथ में एक और कंपाउंड बना है, एक और स्पीशीज बनी है, ये ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के पास में दो तो लोन पेयर, तो इस ऑक्सीजन के पास में दो तो लोन पेयर जो कि पहले से है। एक लोन पेयर और मिल गया कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है ये दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुए, तो एक लोन पेयर इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन की वजह से आ गया, तो तीन तो लोन पेयर हुए। और एक ये बॉन्ड इधर से इधर गया था तो इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी बना, तो इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी। और ये जो एक कंपाउंड बना है, ये जो स्पीशीज है इसी को बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। इट इज नेसेंट ऑक्सीजन। और यही रीजन है कि अगर ये नेसेंट ऑक्सीजन जो बना है इस रिएक्शन में, ठीक है ना, अब अगर ये नेसेंट ऑक्सीजन को यहां से आउट नहीं किया जाएगा, अगर नेसेंट ऑक्सीजन को यहां से हटाया नहीं जाएगा, तो यही नेसेंट ऑक्सीजन इस एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन करता है। कैसे? कि इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में ये नेसेंट ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है। तो अगर इस नेसेंट ऑक्सीजन को हटाने का प्रबंध नहीं किया गया है इस रिएक्शन वेसल में, अगर रिएक्शन वेसल में इस नेसेंट ऑक्सीजन को हटाने का प्रबंध नहीं है, तो यही ऑक्सीजन उस एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन कर देता है और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके उसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। आपको तो मालूम है कि कीटोन जो है, अभी आपको जैसे आपने ऑक्सीडेशन का टॉपिक डिटेल से नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कीटोन का ऑक्सीडेशन नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर कंडीशंस में नहीं होता। एल्डिहाइड बड़ा इजीली कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है अगर उसके पास एक सफिशिएंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अवेलेबल है तो मैं बताना ही चाह रहा हूं कि जो एल्डिहाइड होता है ना, ये इस नेसेंट ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन जो है वो इंसर्ट हो जाता है
और इंसर्ट हो जाने की वजह से ये एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब मुद्दा ये है कि अगर ये नेसेंट ऑक्सीजन हटाना है तो उसका प्रबंध कैसे किया जाए, तो उसके लिए जेडेन मिला दो। अगर इस रिएक्शन में आपने जेडेन मिला दिया है, जेडेन को ऐड कर दिया है, तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है ना, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है ना, ये नेसेंट ऑक्सीजन इस जेडेन से रिएक्शन करके जेडेन ओ बना देता है। तो ये इस नेसेंट ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। तो अब ये वो काम नहीं कर पाएगा जो कि ये एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने का कर रहा था कुछ देर पहले, क्योंकि तब तक जेडेन नहीं था, और जेडेन नहीं था तो उसको हटाने का कोई प्रबंध नहीं था, और हटाने का प्रबंध नहीं था तो हम कह रहे थे कि वो उस एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा था। लेकिन अभी जेडेन यूज किया है, और जेडेन की उपस्थिति में उस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ में उसने रिएक्शन किया और जेडेन ओ बना लिया, और हम कहते हैं कि इसमें जेडेन का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है, नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि ये जो जेडेन है वो 0 से +2 में गया, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये 0 से -2 में गया। ठीक है, और इसमें अगर इस जेडेन की जगह डाइमिथाइल सल्फाइड भी यूज किया जाए, अगर इस नेसेंट ऑक्सीजन की जगह डाइमिथाइल सल्फाइड यूज किया जाए तो मतलब नेसेंट ऑक्सीजन की जगह नहीं, इस जेडेन की जगह अगर इस जेडेन की जगह डाइमिथाइल सल्फाइड यूज करें तो डाइमिथाइल सल्फाइड भी इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके डाइमिथाइल सल्फोक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा, और ये जो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड होता है ये इस नेसेंट ऑक्सीजन को हटा देगा। ठीक है, तो अब मेरी बात एक बार फिर से गौर से सुने। ये सारा जो मैकेनिज्म है, ये सारा मैकेनिज्म आपको याद नहीं रखना, ना ही आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है। स्पेशली नीट में मैकेनिज्म से रिलेटेड, इस मैकेनिज्म से रिलेटेड सवाल आने का चांस बहुत कम है। जेई के लिए मैं कहूंगा कि मैकेनिज्म आना जरूरी है, ठीक है। लेकिन आप देखें, लेकिन क्योंकि जेई में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि जो मोनोनोजाइड है इससे रिलेटेड सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है, अगर ये कार्बन काइरल हो गया है यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ मोनोनोजाइड की स्ट्रक्चर कितनी है, टोटल स्ट्रक्चर और स्टीरियो इंक्लूड करके आपको बताना पड़े तो कैसे बताओ, तो वो हम आगे सीखेंगे आइसोमेरिज्म में। फिलहाल आप मेरी बात सुने कि अगर यहाँ पे O3 जेडेन या O3 डाइमिथाइल सल्फाइड है तो उस केस में अगर कीटोन बना है तो वो तो कीटोन ही बना, बट एल्डिहाइड अगर बना है तो उसको एल्डिहाइड में ही रोकना होता है अगर जेडेन और डाइमिथाइल सल्फाइड की उपस्थिति है तो, क्योंकि जेडेन और डाइमिथाइल सल्फाइड क्या करता है, इस नेसेंट ऑक्सीजन को गाइड कर देता है, इस नेसेंट ऑक्सीजन को हटा देता है, जिसकी वजह से ये खुद से ही रिएक्शन कर जाता है नेसेंट ऑक्सीजन से, और जेडेन रिएक्शन करके जेडेन ओ बना देता है और डाइमिथाइल सल्फाइड रिएक्शन करके डाइमिथाइल सल्फोक्साइड बना देता है, तो वो नेसेंट ऑक्सीजन को हटा लिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसको हटाने का कोई प्रबंध नहीं है तो उस केस में ये एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब डायरेक्टली क्या है सर, डायरेक्ट कोई ऐसा फंडा है जिससे हम ये डायरेक्टली प्रोडक्ट बना सके, तो जी हाँ एक और फंडा है। आप देखें कि आपको कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को यहां से तोड़ना है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ो, एक एक ऑक्सीजन जोड़ो। ठीक है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड तोड़ो, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड तोड़ो और दोनों कार्बनों पे एक एक ऑक्सीजन जोड़ो और प्रोडक्ट बनाओ डायरेक्टली। कैसे देखो, कार्बन मतलब एल्काइल ग्रुप है, कार्बन है और एल्काइल ग्रुप है, इस कार्बन से डबल बॉन्ड टूटा है तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दो, इस कार्बन से डबल बॉन्ड टूटा है तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दो। आ गया आंसर। लेकिन ध्यान रखना, ये जो आप फंडा यूज कर रहे हो ना, ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का है। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का एजेंट है तो उस केस में जो एल्डिहाइड बनेगा उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना, बस इतना काम करना आपको। यानी अगर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है तब तो आप कहोगे कि ये बॉन्ड तोड़ के दोनों में एक एक ऑक्सीजन को जोड़ दो डबल बॉन्ड से, तब तो वो प्रोडक्ट सही है। लेकिन अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस को आपको कहा जाए तो आप क्या करोगे कि इस डबल बॉन्ड को तोड़ के एक ऑक्सीजन तो जोड़ ही दोगे, लेकिन अगर कहीं एल्डिहाइड का प्रोडक्ट बने, अगर कहीं एल्डिहाइड का प्रोडक्ट बने तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर इस रिएक्शन में कहीं भी प्रोडक्ट की फॉर्म में, अगर इस रिएक्शन में कहीं भी प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो, अगर इस रिएक्शन में कहीं भी भाई मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, और फॉर्मेल्डिहाइड ये तो रिडक्टिव का, तो फॉर्मेल्डिहाइड तो प्रोडक्ट बना सकते हो।
लेकिन कहीं अगर ये ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट पूछे और फॉर्मेल्डिहाइड का एक ऑक्सीजन ऐड करके फॉर्मिक एसिड बनाना पड़े, तो ध्यान रखना कभी भी आपको फॉर्मिक एसिड इसके आंसर में नहीं लिखना है। इस फॉर्मिक एसिड को आप CO2 + H2 की फॉर्म में कन्वर्ट करके ही लिखिए, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी फॉर्मिक एसिड को एज ए मेजर प्रोडक्ट मत बताना। ऑक्सीडेटिंग ओजोनोलाइसिस के केस में उसमें आपको क्या बताना है, CO2 और H2। अगर ऑप्शन में दोनों हो कि फॉर्मिक एसिड भी है और CO2 H2 भी है, तो CO2 और H2 को टिक करें, ठीक है। बोथ का हो तो बात अलग है, बोथ का हो तो फिर दोनों को टिक करना पड़ेगा, ठीक है। देखो हम बात कर रहे थे ओजोनोलाइसिस की। ओजोनोलाइसिस दो तरह से किया जाता है, एक रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होता है और एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होता है। तो हमने दोनों का मैकेनिज्म देखा था, मैकेनिज्म में, और डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना भी मैंने आपको सिखा दिया है। क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों कार्बनों पे एक एक ऑक्सीजन को ऐड कर देना है। बड़ा सिंपल है, बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, ठीक है। बस ये ध्यान रखिए कि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का रिएजेंट क्या होता है और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का रिएजेंट क्या होता है, ये आप याद रखें। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का रिएजेंट क्या था, O3 के साथ में Zn लिया होगा या O3 के साथ में डाइमिथाइल सल्फाइड लिया होगा। और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का रिएजेंट था या तो O3H2O या O3H2O2, ठीक है ना। तो अब हम बात कर रहे थे कि इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ओजोनोलाइसिस की कुछ एग्जांपल्स हमें करना है। तो ओजोनोलाइसिस के की एग्जांपल नंबर 1। चलो भाई इधर देखो, आपके पास में सवाल ये है कि CH3 CH डबल बॉन्ड और CH3 देन CH3, इस कंपाउंड का आपको एक बार O3Zn करना है, यानी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करना है, और इसी का आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस भी करना है, O3 और H2O भी बनाना है। दोनों प्रोडक्ट आपको बताना है। एक बार इसका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करके प्रोडक्ट बताओ और इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करके प्रोडक्ट बताओ। एग्जांपल नंबर 2, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि CH3 CH डबल बॉन्ड देन CH2, इसका भी O3Zn, ठीक है, और एक बार O3 और H2। ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है और ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है। एग्जांपल नंबर 3 ये है कि यहाँ पे है CH3 देन डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे PH, ठीक है ना। एक बार इसका O3Zn और एक बार इसका O3H2O2, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 ये है कि PH CH डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे PH और यहाँ पे CH3, इसका आपको बताना है कि O3Zn, ठीक है। और एक बार क्या बता दो, O3H2O2। देखो आपके पास में एक सुपर पावर है। ऑनलाइन क्लासेस में एक बेनिफिट आपको रहेगा, बेनिफिट तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपके पास में एक पावर रहेगी, वो है मास्टर को पॉज करने की पावर। क्यों, क्या कहते हो आप मास्टर को पॉज करके, आपके पास में ये सुपर पावर है कि आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। क्यों, चलो एक क्वेश्चन और लिखा हूं। क्वेश्चन ये है, यहाँ डबल बॉन्ड है और इसका एक बार O3Zn करना है आपने, ठीक है, और एक बार O3H2O का, H2 या H2O कुछ भी लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल नंबर 6, आपने बताना है कि एक साइक्लोपेंटेन है, इसमें साइक्लोपेंटेन मैंने बना दिया इसको, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, और इसका O3Zn करना है, और एक बार O3H2O2 करना है। चलो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उसके बाद में कुछ नए क्वेश्चन लिखते हैं, टाइप चेंज करके क्वेश्चंस का। फिर इसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है जो हम बात करेंगे। फिलहाल आप इनको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, या ये क्वेश्चन मैं बता दूं फिर आप कर लोगे।
क्यों? पहले मैं एक बता देता हूँ, फिर आप कर लेना बाकी के 5 क्वेश्चन। चलो इधर देखो O3Zn और O3H2O में क्या करना होता है? आपने कुछ नहीं करना, आपको सीधा क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है। डबल बॉन्ड को तोड़ करके दोनों कार्बनों को एक एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा देना है। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ा है, बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ही जुड़ना है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक तो CH3 CO CH3 बन गया, बोलो CH3 C डबल बॉन्ड को और एक CH3 इधर से डबल बॉन्ड टूट के वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच कर देना, बड़ा सिंपल है। तो इसमें क्या बन गया, एक तो बन गया एसीटोन, इट इज एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 डाइमिथाइल कीटोन, इसका नाम होता है डाइमिथाइल कीटोन भी बोलते हैं इसको कॉमन नेम में, या इसको कॉमन नेम कमर्शियल नेम इसका एसीटोन होता है, औद्योगिक नेम जो है वो एसीटोन है। प्लस में क्या बनेगा ये बताओ आप, प्लस में बनेगा CH3CHO, क्लियर है? CH3CHO इसका एक और प्रोडक्ट बनेगा जो कि एल्डिहाइड प्रोडक्ट, CH3CHO, ठीक है, तो ये एल्डिहाइड हो। अब देखो कि ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस में क्या करना है आपको, जो कीटोन बना है वो तो कीटोन में ही रहेगा। क्यों बाबा जी, जो कीटोन है वो तो कीटोन में ही रहेगा ना, लेकिन जो एल्डिहाइड बना है ना, ये एल्डिहाइड जरूर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने बताया कि इन दोनों में केवल एक ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस यही है कि रिडक्टिव ओजोलाइसिस में अगर कोई एल्डिहाइड बना है तो उसको एल्डिहाइड बनाना है, उसको बताना है कि ये भी एक प्रोडक्ट है। लेकिन ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस में क्या होता था, ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस में जो नेसेंट ऑक्सीजन बनता था उसको हटाने का कोई प्रबंध नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे आपने Zn या डाइमिथाइल सल्फाइड जैसा कोई एजेंट यूज नहीं किया, तो उस नेसेंट ऑक्सीजन को उड़ाने में कामयाब नहीं रहा, या वहां से उड़ाने का कोई एजेंट ही नहीं है, कोई प्रबंध ही नहीं किया है। तो हम कहेंगे कि उस केस में वो जो नेसेंट ऑक्सीजन होता था वो इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट होता था, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट होकर वो क्या बना देता था, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एसिटिक एसिड, नॉट एसिटाल्डिहाइड, इट इज एसिटिक एसिड, ठीक है। बस इनमें यही थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कीटोन को कीटोन नहीं रखना, ठीक है, कीटोन का आगे फर्दर ऑक्सीडेशन ना करना है। चलो अब कर लोगे आप, चलो अब ट्राई करो फिर, इसका बताओ। वीडियो को पॉज करो, क्या देख रहे हो, चेहरा क्या देख रहे हो, वीडियो को पॉज करो जल्दी से, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर जल्दी से वापस इधर देखो, प्ले करके कर लिया आपने। अब इधर देखो, ये वाला बॉन्ड तोड़ा आपने, क्या कहते हैं, एक ही ऑक्सीजन जोड़ा आपने, कुछ नहीं करना, बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, प्रोडक्ट पाओ, नंबर भी पाओ। तो देखो जैसे ही बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया और यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो आप कहोगे कि ये आ गया CH3 और CHO, ये बन गई। प्लस में क्या बन गया, प्लस में बन गया कि इस कार्बन पे एक तो डबल बॉन्ड हुआ गया, जो कि इधर से ऑक्सीजन मिला इस कार्बन को, और इस कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन भी तो है ना, इट इज फॉर्मेल्डिहाइड, याद है क्या, ये फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर और फॉर्मूला है ये फॉर्मेल्डिहाइड का, यानी एक कार्बन का एल्डिहाइड तो उसको फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से जानते थे, कॉमन नेम हमने सीखा भी है ये। अब इसमें क्या करना है, O3H2 में आपको यार कार्बन हाइड्रोजन के बीच में नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो इंसर्ट हो जाता है, तो हम कहते हैं कि यहां पे बन जाएगा CH3 then COOH प्लस। इसके केस में क्या बनेगा, इसके केस में ये बनेगा कि पहले यहां पे बन जाएगा C डबल बॉन्ड को, देखो मैंने लास्ट अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको जो पिछले वाली स्लाइड थी उसमें मैंने आपको सिखाया कि अगर कहीं फॉर्मिक एसिड बने तो उसको फॉर्मिक एसिड नहीं बनाना होता, उसको सीधा क्या बनाना होता है, CO2 + H2। ऐसा क्यों, अब उसका रीजन सुनो। क्योंकि एक्चुअली जो फॉर्मेल्डिहाइड के बीच में नेसेंट ऑक्सीजन इंसर्ट होती है ना, तो इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा और इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, एक OH यहाँ पे और एक OH यहाँ पे, और ये जो कंपाउंड है ये बड़ा अनस्टेबल सा कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको पता है तो एक ही कार्बन में 2 OH अनस्टेबल होते हैं, ठीक है ना, एक ही कार्बन पे अगर 2 OH हो, हाइड्रेट अगर बनता है तो अनस्टेबल सिचुएशन में होता है, तो तुरंत ये जो कार्बनिक एसिड है ये CO2 + H2 बना के होता है, इट इज प्रोडक्ट, ठीक है। आप कभी भी ऑप्शन में अगर ये कार्बनिक एसिड हो या फॉर्मिक एसिड हो तो उसको टिक ना करें, आप किसको टिक करें, CO2 + H2 को टिक करें, ठीक है, ध्यान रखें।
यही बेसिक प्रोडक्ट होना है, ये मतलब ये तो होना ही है, इसके साथ में ये भी होना है, वो नहीं होना। कार्बोनिक एसिड नॉट ए प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। चलो इसमें बताओ, इसमें क्या करोगे, यहां से ये तोड़ के क्या करोगे, एक एक ऑक्सीजन जोड़ोगे, तो यहां पे क्या बनेगा, एक तो एसीटोन बन गया, एक तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O देन CH3 प्लस इधर से क्या बनेगा PHCHO, तो यहां से बन जाएगा PH देन CHO, इट इज बेंजेल्डिहाइड। याद है ये एसीटोन है और इसका नाम होता है बेंजेल्डिहाइड। चलो इसमें बताओ, इसमें एसीटोन को तो एसीटोन ही रखोगे ना, क्यों, एसीटोन तो एसीटोन में ही रहेगा, लेकिन जो बेंजेल्डिहाइड है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा PH देन COOH, इट इज बेंजोइक एसिड। ये सब आपने 11th में पढ़ा है, जिसका कॉमन नेम बेंजोइक एसिड है, इट इज बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, आप एक बार खुद से ही अपना देख लेना कितने मेरे सही हुए कितने गलत हुए, क्योंकि इस बार में आपकी पिटाई करने आपके घर तो आने वाला होंगे। चलो इसमें सुनो, चलो इसमें देखो, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे, ब्रेक करके दोनों कार्बनों पे एक एक ऑक्सीजन को ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा बेंजेल्डिहाइड, PHCHO बन गया, प्लस इधर क्या बनेगा PHC डबल बॉन्ड देन CH3, क्या यहाँ पे ये बन जाएगा PHC डबल बॉन्ड O देन CH3। क्या ये एक कीटोन वाला प्रोडक्ट बनेगा, और इस कंपाउंड का नाम होता है एसीटोफिनॉल। याद रखना, बड़ा ही फेमस कंपाउंड है एसीटोफिनॉल, इस कंपाउंड का नाम होता है। तो इसमें बताओ, इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको किसमें कन्वर्ट कर दोगे, COOH में, और जो एसीटोफिनॉल है ये तो एसिटीज रहेगा ना। बोलो क्यों एसीटोफिनॉल एसिटीज रहेगा, बोलो क्यों, क्यों बोलो बताओ, क्योंकि यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन हमें नहीं करना होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें आप बताएं इसमें क्या बनेगा, तो इसमें ये बनेगा कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, और डबल बॉन्ड टूट के एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्यों, तो क्या इस तरह का एक कंपाउंड बन जाएगा। आप देखिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इस पे डबल बॉन्ड O जोड़ दो, तो इस पे डबल बॉन्ड O जोड़ा तो क्या एक कीटोन बन गया, और इस कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, इस कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, 1 2 3 वैलेंसी कंप्लीट है, एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे CH पहले से अवेलेबल था, और एक ऑक्सीजन और आ गया, तो ये CHO बन गया, इट इज एल्डिहाइड ग्रुप। समझ में आएगा, तो इस तरह का एक कंपाउंड बन जाएगा। आप चाहो तो इसको उसको ओपन मतलब सीधी चेन में भी लिख सकते हो, कैसे, CHO CH2 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 C डबल बॉन्ड O देन CH3, इस तरह से इसको सीधी चेन में लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो इसका प्रोडक्ट बताओ, तो इसमें कुछ नहीं करना, कीटोन को तो कीटोन में रखना है, लेकिन जो एल्डिहाइड बना है इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा कि जो C डबल बॉन्ड O है वो तो C डबल बॉन्ड O में ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे C डबल OH बन जाएगा। क्लियर है? इसमें बताओ, इसमें क्या करोगे, इसमें यहाँ से तोड़ोगे, एक एक ऑक्सीजन जोड़ोगे, क्या यहाँ पे कीटोन बनने वाला है, अरे इसके इधर भी कार्बन है उधर भी कार्बन है, इस पे डबल बॉन्ड हो, इट इज कीटोन, और यहाँ भी कार्बन है इधर भी कार्बन है यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का बन जाएगा, देखो ये इधर हो गया और ये इधर हो गया, यहाँ भी डबल बॉन्ड O आ गया और इधर भी डबल बॉन्ड O आ गया, और ये दोनों सेम प्रोडक्ट हुए, बोलो, क्योंकि यहाँ कीटोन को तो कीटोन में ही रखना होता है ना, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आएगा सवाल, तो बड़ा सिंपल सवाल है क्या, कि बॉन्ड को तोड़ना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, एक एक ऑक्सीजन जोड़ना है, बस आपको ध्यान इतना रखना है कि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में रिएजेंट का अंतर है, और प्रोडक्ट का थोड़ा माइनर डिफरेंस है। माइनर डिफरेंस क्या है, कीटोन तो दोनों में बनता है, लेकिन अगर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में एल्डिहाइड ग्रुप में आता है कोई, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में उसको COOH में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, एल्डिहाइड को COOH में बदल देते हैं, और अगर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में कहीं फॉर्मेल्डिहाइड बना है, एक कार्बन का एल्डिहाइड बना है, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में हमेशा क्या बनाना है, CO2 + H2, क्योंकि वो कार्बोनिक एसिड बनता है जो अनस्टेबल होता है, तुरंत CO2 + H2 में फर्दर वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना,
तो इस तरह में आपने देखा। अब मैं क्या करने वाला हूं, सवाल को थोड़ा सा बदल देगा। इस बार मैंने आपको एल्कीन देकर के उसका ओजोनोलाइसिस करवाया। अब मैं क्या करने वाला हूं, आपको प्रोडक्ट दे रहा हूं, प्रोडक्ट से आपको ये एल्कीन पहचानना है। समझ में आया? यानी अभी तक हम क्या कर रहे थे, एल्कीन लिख रहे थे और एल्कीन को देख करके हम प्रोडक्ट को डिसाइड कर रहे थे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं आपको ये एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप वाले मतलब प्रोडक्ट्स में आपको दूंगा और आपको रिवर्स आके उस एल्कीन का फॉर्मेशन करना है। यानी वो एल्कीन पहचानना है कि किस एल्कीन का ऑक्सीडेशन करें, किस एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करें कि ये दो प्रोडक्ट मिल जाए। समझ आ गई बात? तो अब चालू हो जाना, मैं कुछ क्वेश्चंस लेगा, आप एक काम करो, नोट कर लो, ठीक है? तो मैं इसको रफ कर देता हूं। चलो भाई इधर देखो, क्वेश्चन के लिए रेडी हो। ये रफ कर दो। चलो भाई नोट तो कर ही लिया होगा ना, वरना आपके पास तो बड़ी अच्छी सुविधा है, आप मास्टर को अपने हाथ में ले सकते हो। तुम्हें आदेश नहीं देना पड़ता ना, क्यों? चलो भाई करें, स्टार्ट करें। प्लीज अलाउ मी, इधर वापस आओ, काम भाग गए तो। चलो भाई इधर देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं आपको प्रोडक्ट दूंगा, आपको रिवर्स आके ओजोनोलाइसिस का जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो बताना है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 ये है कि ये एक कंपाउंड ए है, ये कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है? ए कोई हाइड्रोकार्बन है और इस हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन जब O3Zn से करवाते हैं, O3Zn से, ठीक है ना, तो ये प्रोडक्ट मिलता है। एक मिलता है CH3CHO प्लस एक मिलता है CH3 देन CH2 देन CH डबल बॉन्ड। तो आपको बताना है कि ये दोनों प्रोडक्ट मिले हैं O3Zn से किसी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन से, तो बताना है कि वो हाइड्रोकार्बन कौन सा रहा होगा, ठीक है ना? मैं और लिख देता हूं एक एग्जांपल, फिर आप इनको सॉल्व करो, अटेंड करो। अभी जस्ट एक साथ साथ ही कंपाउंड ए अननोन कंपाउंड, इसका थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको गिवन है कि इस हाइड्रोकार्बन ऑन रिएक्शन विद O3Zn and you will get CH3 C double bond O then CH3 plus PH CH डबल बॉन्ड। एक और दे दूंगी ऐसे, यह नॉन कंपाउंड ए है, ये कोई हाइड्रोकार्बन है, इसकी रिएक्शन O3Zn से करवाया गया है। तो एक तो बना है इस तरह का साइक्लोहेक्सेनॉन प्लस एक बना है यहाँ पे एसिटोफिनॉन PH C double bond O then CH, it is acetophenone and it is cyclohexanone। चलो बताओ भाई, ये 3 एग्जांपल मैंने लिए हैं, थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब मैंने प्रोडक्ट बना दिए हैं, आपको रिवर्स में आके ये हाइड्रोकार्बन्स को बनाना है। एक और सवाल लिख दूं आपके आगे हो तो। चलो अभी तो आप कहो ना कहो मैं तो लिख ही दूंगा, क्यों? ये एक कंपाउंड है, एक इसको O3Zn से ट्रीट किया है, प्रोडक्ट में मिला है एक तो साइक्लोहेक्सेनॉन, आई एम सॉरी, एक प्रोडक्ट में मिला है 1,4 डाइऑन साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइऑन, एक मिला है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO और एक मिला है एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड O देन CH3। 3 प्रोडक्ट मिले हैं।
और आपको ये बताना है कि वो कंपाउंड ए क्या रहा होगा। चलो ऐसा करो, मैं एक सवाल आपको बता देता हूं, फिर बाकी के 3 सवाल आप खुद से करें। चलो आओ मेरे साथ आओ। देखो, जब भी प्रोडक्ट से एल्कीन बनाना हो ना O3 ऑक्सोलाइसिस से, तो क्या करें? एक बात मुझे बताओ, जब आप एल्कीन से प्रोडक्ट बना रहे थे तब आप क्या प्रोसेस अपना रहे थे? तो आप कह रहे थे कि हम डबल बॉन्ड को तोड़ रहे थे, डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों कार्बनों पे एक ऑक्सीजन चिपका रहे थे और प्रोडक्ट बना रहे थे। अब रिवर्स करो, उस दोनों कंपाउंड या तीनों कंपाउंड को इस तरह से लिखो कि उनका डबल बॉन्ड हो एक दूसरे के आमने सामने आ जाए और O2 को वापस निकाल दो और दोनों कार्बनों को जिससे O2 जुड़ा हुआ है, जिनसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, उन दोनों कार्बनों को डबल बॉन्ड से वापस चिपका दो। भाई एक बात बताओ, जब तुम प्रोडक्ट बना रहे थे तब आप क्या कर रहे थे? तब आप ये कर रहे थे कि डबल बॉन्ड को तोड़ रहे थे, कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, आप उस डबल बॉन्ड को तोड़ रहे थे, तोड़ के दोनों कार्बनों को एक ऑक्सीजन दे रहे थे। अब उल्टा करो, अब दोनों कार्बन जिस पे एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, दोनों को फिर से लाओ और फिर से लाके वो दोनों। तो देखिए भाई, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, इन दोनों को इस तरह से लिखना है कि इनका डबल बॉन्ड वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाए, ताकि आप क्या कर सके, यहां से इन दोनों ऑक्सीजन को आउट कर सके और दोनों ऑक्सीजन को हटा के दोनों कार्बनों को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दें, क्योंकि उसका जस्ट रिवर्स करना है। जब हम ये प्रोडक्ट बना रहे थे तब हम क्या कर रहे थे? जब हम प्रोडक्ट बना रहे थे तब हम कह रहे थे कि कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है, इस डबल बॉन्ड को तोड़े, एक एक ऑक्सीजन जोड़े। तो अब हम वापस रिवर्स काम कर रहे हैं, उन दोनों ऑक्सीजनों को वापस से हटा दो और जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़े हुए थे उन दोनों कार्बनों को वापस जोड़ दो, किससे? डबल बॉन्ड से। तो इस तरह से इसके प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो ए वाला आंसर होना है वो क्या होना है बोलो? वो हो जाएगा CH3 then CH डबल बॉन्ड CH2 then CH3। ठीक है ना? ये इसका जो ए वाला कंपाउंड है वो ए वाला कंपाउंड होगा। आप चाहें तो चेक कर ले, इस ए वाले को डबल बॉन्ड को तोड़ के एक एक ऑक्सीजन को जोड़ोगे तो यहाँ पे वही 2 प्रोडक्ट आपको रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के मिलने वाले हैं। सेम इसी तरीके से आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों ऑक्सीजनों को हटाना है और दोनों को डबल बॉन्ड से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 और यहाँ भी CH3 और डबल बॉन्ड से क्या कनेक्ट हो जाएगा? CH कनेक्ट हो जाएगा और CH के बाद में कौन है बोलो? PH। ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब आंसर ए वाला कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का क्या बताओगे बोलो? यहाँ से इन दोनों ऑक्सीजन को हटा दो, तो दोनों ऑक्सीजनों को हटा के जो कंपाउंड ए मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है बोलो? यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या कहते हो? और डबल बॉन्ड से सीधा इस कार्बन को जोड़ो और ये वाला जो कार्बन है इसके एक तरफ तो PH रिंग जुड़ी हुई है और एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है बोलो? CH3 यानी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए ये वाला कंपाउंड, तो इसमें देखो इसमें 2 डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, यानी इसके एक तरफ से तो ये डबल बॉन्ड हटा दो और इसके एक तरफ से ये वाला डबल बॉन्ड हटा दो, तो जो ए होना है वो ए क्या होना है? ए होना है इस तरह का एक कंपाउंड, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो और इस डबल बॉन्ड और से तो क्या मिल जाएगा आपको? एक कार्बन, इसके भी मिथाइल इधर भी और इधर भी क्या आ जाएगा? मिथाइल आ जाएगा। बल्कि यहाँ पे क्या मिल जाएगा? डबल बॉन्ड से कनेक्ट होने के बाद में क्या बचेगा? CH और आगे क्या मिल जाएगा? CH3। आप चाहे तो इसका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करके देख ले, वही आपको 3 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक और सवाल की, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना, मैं इसको रफ कर दूं, एक बार आप नोट कर ले तो कर लिया आपने नोट? चलो मैं रफ कर रहा हूं उसको। आप मुझे एक बात बताएं कि बेंजीन में जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अवेलेबल होता है, क्या वो डबल बॉन्ड रेजोनेंस के थ्रू मूव करता रहता है? क्या वो डबल बॉन्ड डीलोकलाइजेशन में रहता है? क्या वो डबल बॉन्ड बारी बारी से एक दूसरे में शिफ्ट होता रहता है? उसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या है? उसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या है कि बेंजीन में डबल बॉन्ड जो है वो घूमता रहता है, उसका क्या प्रमाण है? ठीक है, तो उसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो है ना वो ओजोनोलाइसिस में क्या है, जरा सुनो। बेंजीन में पाई बॉन्ड रोटेट करता रहता है, इसका एक्सपेरिमेंटल जो एविडेंस है वो ओजोनोलाइसिस से भी आता है। कैसे आता है जरा सुनिए मेरी बात। देखो ये क्वेश्चन है कि जो बेंजीन होता है, तो बेंजीन के ओजोनोलाइसिस से क्या प्रोडक्ट मिलने वाले हैं आपको ये बताना। O3 Z है और यहाँ थोड़ा सा हीटिंग वीटिंग भी लेना पड़ता है,
क्योंकि बेंजीन में डबल बॉन्ड जो है वो एरोमेटिक रिंग का भी हिस्सा है, इसलिए थोड़ा टेम्परेचर हाई होना चाहिए, अदरवाइज ओजोनलाइसिस करवाने के लिए टेम्परेचर आप हाई रखिए ओजोनलाइसिस के केस में। आपको तो पता है कि बेंजीन के जो डबल बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइजेशन में रहते हैं, रेजोनेंस में रहते हैं। तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है आप मुझे ये बताएंगे। तो क्या करोगे बोलो, आप ये करोगे कि यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा इस तरह से। जब ये बॉन्ड टूटेगा डबल बॉन्ड तो एक एक ऑक्सीजन यहां पे आ जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक एक ऑक्सीजन यहां पे आ जाएगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो एक एक ऑक्सीजन यहां पे आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखें इस सवाल को, या बेंजीन के हर कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन, यानी बेंजीन में सभी जो कॉर्नर है वहां पे CH अवेलेबल है। भाई एक एक कार्बन है और सभी कार्बनों के पास में एक एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। तो यहां पे भी CH है, यहां पे भी CH है और यहां पे भी CH है, सभी कॉर्नर में CH जो ग्रुप है वो कनेक्ट है। आप ये देखें कि ये बॉन्ड टूट चुका है यहां से, और यहां ऑक्सीजन और यहां ऑक्सीजन और यहां ऑक्सीजन। देखो इधर से ये बॉन्ड टूट गया और इधर से ये बॉन्ड टूट गया, तो क्या ये CHO बाहर हो गया? क्या ऐसा ही यहां भी CHO और CHO बाहर हो गया, क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, और ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, तो यहां भी CHO बाहर हो गया। यानी यहां पे 3 मोल किसके मिलते हैं? CHO देन CHO, इसके 3 मोल मिलते हैं। CHO को कितने मोल मिलते हैं? 3 मोल। और CHO को ही बोलते हैं ग्लाइकोसिल। सी का कॉमन नेम होता है ग्लाइकोसिल, ठीक है। अब आप ये देखें कि अगर मैं इस तरह का एक कंपाउंड लूं, अगर मैं इस तरह का एक कंपाउंड लूं, ठीक है, और यहां पे CH3 है, यहां पे CH3 है और यहां पे CH3 है, तो आप मुझे बताएं कि इसका अगर मैं O3Zl करता हूं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करता हूं, तो क्या होगा? क्या क्या प्रोडक्ट बनने की संभावनाएं रहेगी या क्या क्या प्रोडक्ट बनता है इसमें? आपको क्या करना है साहब? आपको ये डबल बॉन्ड यहां ब्रेक करना है, आपको ये डबल बॉन्ड यहां ब्रेक करना है, और आपको ये डबल बॉन्ड यहां पे ब्रेक करना है। और ब्रेक करके क्या करोगे? ब्रेक करके ये CHO मतलब इस तरह से ऑक्सीजन को कनेक्ट कर दोगे, पाई बॉन्ड को तोड़, मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ के पूरे डबल बॉन्ड को ब्रेक करके एक एक ऑक्सीजन को ऐड कर देना। ओवरऑल प्रोडक्ट क्या मिला जरा सुनिए, ये बॉन्ड टूट गया यहां से और यहां से ये बॉन्ड टूट गया, तो ये जो बचा है ना ये लिख दो CH3 CO और CHO। याद है ये CH है यहां पे, बट यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। यहां पे क्यों हाइड्रोजन नहीं है? 1 2 3 4 वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है, तो यहां पे एक प्रोडक्ट तो मिल जाएगा CHO देन CO, ठीक है, और आगे क्या मिल गया? CH। एक तो ये प्रोडक्ट प्लस क्या यहां पे भी आप देखिए ये मिलेगा CH3 CO और CHO, क्या ये मिला? क्या यहां पे भी ये मिलेगा CH3 CO देन CHO? क्या ये प्रोडक्ट 3 बार मिलने वाला है? बोलो यस। लेकिन मैं कहूंगा कि यहां पे इस प्रोडक्ट के अलावा भी एक प्रोडक्ट मिलता है, और जो प्रोडक्ट होता है वो इस तरह का होता है। आप देखें, अब आप देखें कि जो एक कंपाउंड है जिसका नाम है ऑर्थोजाइलीन, ठीक है ना, यहां पे CH3 है और इसके ऑर्थो स्थिति पे एक CH3 और लगा हुआ है, इसका नाम होता है ऑर्थोजाइलीन। इसी प्रकार से आप मेटाजाइलीन और पैराजाइलीन के स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो इसके ओजोनोलाइसिस से O3 और Zl से या O3 डाइमिथाइल सल्फाइड से, इट मींस रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से क्या प्रोडक्ट बनेगा? आप ये एक बार मेरे को बताएं, एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसका प्रोडक्ट डिफाइन करें, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। आपने अपना प्रोडक्ट लिख लिया होगा, तो अब मैं आपको इसका प्रोडक्ट बताता हूं कि इसका प्रोडक्ट बनता है एक तो CH3 CO देन CHO प्लस एक प्रोडक्ट बनता है इसमें CHO प्लस एक प्रोडक्ट बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O देन C डबल बॉन्ड O देन CH3। यस, अब आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा होगा कि इसमें एक प्रोडक्ट आपको नहीं मिला होगा, तो अब उसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी है, मैं बताना चाहूंगा। आप एक बार जरा इधर ध्यान दें, प्लीज रिक्वेस्ट है, थोड़ा फोकस रहना है इस सवाल पे। देखो जो ऑर्थोजाइलीन होता है ना, इसकी ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें आपने देखा कि यहां से ये बॉन्ड ब्रेक किया आपने, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया और ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया। फाइनली इस बॉन्ड को ब्रेक करने से एक एक ऑक्सीजन यहां पे ऐड हो गए,
इस बॉन्ड की ब्रेक करने से एक ऑक्सीजन यहां पे ऐड होंगे और इस बॉन्ड की ब्रेक करने से एक ऑक्सीजन यहां पे ऐड हो गया। तो आप देखें कि एक बन गया CHO CHO प्रोडक्ट मिल गया आपको, तो CHO CHO आपको प्रोडक्ट मिल गया होगा। क्यों भाई? ऐसे ही यहां पे मिलेगा CH3CO देन CHO, ये मिल गया CH3CO CHO, और ये वाला भी एक प्रोडक्ट मिला CH3CO CHO, तो ये प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन मैंने यहां पे एक प्रोडक्ट और लिखा है, ऑर्थोजाइलिन के रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से एक प्रोडक्ट और बन रहा है। वो कैसे बना? वो इस वाले स्ट्रक्चर से तो बनना पॉसिबल नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑर्थोजाइलिन की एक स्ट्रक्चर तो ये होती ही है, लेकिन ऑर्थोजाइलिन की एक स्ट्रक्चर और है, ऑर्थोजाइलिन की एक स्ट्रक्चर और है। वो कौन सी है? वो ये आप देखें, ऑर्थोजाइलिन की एक स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन ऑर्थोजाइलिन की ये स्ट्रक्चर भी हो सकती है कि ये जो डबल बॉन्ड इधर है ये इस मैनर में भी कनेक्ट हो सकता है, और अगर ये इस मैनर में कनेक्ट हुए और अब अगर आप इसमें ये बॉन्ड तोड़ करके एक एक ऑक्सीजन को ऐड करके अगर इसका प्रोडक्ट बनाते हो तो आप देखो, एक आपको मिलेगा CHO CHO जो ऑलरेडी मैंने लिख दिया, एक आपको मिलने वाला है CHO CHO, ये भी हमने पहले ही लिख दिया। अब एक जो प्रोडक्ट मिला है ना वो देखना ध्यान से, CH3 CO देन CH3, तो ये प्रोडक्ट मिला है। देखो मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रोडक्ट का मिलना, इस लास्ट वाले प्रोडक्ट का मिलना इस बात का सबूत है कि बेंजीन में जो पाई बॉन्ड होते हैं ना ये रोटेट करते हैं। क्लियर पॉइंट? यानी अगर ऑर्थोजाइलिन की केवल यही वाली स्ट्रक्चर अगर पॉसिबल होती, अगर ऑर्थोजाइलिन की यही वाली स्ट्रक्चर अगर पॉसिबल होती तो ये दो ही आंसर में आते, ये दो ही प्रोडक्ट में आते। लेकिन उस तीसरे प्रोडक्ट का आना, ऑर्थोजाइलिन के रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से उस तीसरे प्रोडक्ट का मिलना इस बात का सबूत है, इस बात का इंडिकेशन है कि ये पाई बॉन्ड जो है वो रोटेट किया होगा, या ये जो पाई बॉन्ड है ये डीलोकलाइजेशन में रहा होगा। क्लियर है? तो बेंजीन में जो पाई बॉन्ड होते हैं ये डीलोकलाइजेशन में होते हैं, ये घूमते रहते हैं। इसके दो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मैंने दे दिए। एक मैंने आपको रेजोनेंस में पढ़ाया था, याद है बॉन्ड लेंथ का जो चक्कर था वो पूरा मैंने आपको एक क्लास में समझाया है। और जो दूसरा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है वो है ओजोनोलाइसिस। यानी ओजोनोलाइसिस से भी डिफाइन किया जाता है कि बेंजीन में जो पाई बॉन्ड होता है ना ये डीलोकलाइजेशन में रहता है, विस्थानीकृत में रहता है, ये विस्थानीकरण में रहता है, मतलब पाई बॉन्ड घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि अगर ऑर्थोजाइलिन की केवल यही वाली स्ट्रक्चर पॉसिबल होती तो केवल ये दो ही प्रोडक्ट मिलते, लेकिन लैब में जब देखा गया तो इसमें एक प्रोडक्ट और पाया गया, और इस प्रोडक्ट का बनना इस बात का सबूत था कि इस स्ट्रक्चर के अलावा भी कोई स्ट्रक्चर रही होगी ऑर्थोजाइलिन की, और जब देखा तो देखा कि ये पाई बॉन्ड अगर रोटेट किया होगा तो ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ऑर्थोजाइलिन में उस तीसरे प्रोडक्ट के मिलने से पता चला कि जो बेंजीन है उसमें पाई बॉन्ड जो है वो रोटेट करता है। ठीक है ना? तो बेंजीन में पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। पहला एक्सपेरिमेंटल एविडेंस अनुनाद ने दिया, रेजोनेंस ने दिया, और दूसरा जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है वो हमने ओजोनोलाइसिस में सीखा है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेट केमिनोफोर एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में।